नमस्कार, न्यूज विंग में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। आज का दिन देश के लिए खास है, कई मायने में खास है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिशन 2024 के मोड में आई। पूरे देश में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अभी मिशन 2024 के मोड में है, और इस बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया है वित्तीय वर्ष 2023-24 का। और इस बजट से अमूमन लोगों को काफी उम्मीद थी, और जहां तक बजट के सार को देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि लोगों की आकांक्षाओं, खास करके जो 8 वर्षों से एक तरह से देखा जाए तो जो इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, वो परिवर्तन दिखा है। तो लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के इस बजट को 24 के पहले का एक बजट देखा जा रहा था कि इसमें कुछ लोक लुभावन चीज आएंगी, जनता को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। हालांकि इसमें है कई चीजें ऐसी हैं जिसे लोक लुभावन भी कह सकते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो एक भारत के भविष्य के निर्माण को लेकर के भी सोच रखी गई है। हमारे साथ हैं सामाजिक आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र के सचिव श्री अयोध्या नाथ मिश्र जी। इनका एक परिचय और भी है कि ये झारखंड विधानसभा में वरीयतम पदाधिकारियों में से एक रहे हैं, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के राजनीतिक सलाहकार, संसदीय सलाहकार भी रह चुके हैं। हम उनसे जानेंगे। पहला सवाल ये होगा कि जो बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सदन में पेश किया है, पार्लियामेंट में पेश किया है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या यह मिशन 24 का आगाज कर दिया गया बजट के माध्यम से? देखिए, ये राजनीतिक समीक्षा है कि बजट को लोग चुनाव या चुनावी वर्ष से जोड़ करके चलते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में यह भारत का बजट है और भारत के लिए बेहतर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि का संकेतक है। निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि यह 20 वर्षों के लिए विजन डॉक्यूमेंट का, आर्थिक विजन डॉक्यूमेंट का, सामाजिक समृद्धि के विजन डॉक्यूमेंट का एक आधारशिला है। इस प्रकार उन्होंने विगत 2014 से लेकर अब तक की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जिनमें विशेषकर आर्थिक और उद्यमिता, उद्योग, पर कैपिटा आय आदि तत्वों को समाहित करते हुए उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि यह एक विजन से जुड़ा हुआ बजट है। इसे वार्षिक बजट ही न मान करके एक लंबी छलांग के लिए सरकार की तैयारी का आधार बिंदु माना जा सकता है। उन्होंने इसे अमृत काल का मुख्य आधार कहा है। मालूम है कि, ज्ञातव्य है कि ये पीरियड जो चल रहा है अभी, यह अमृत काल का पीरियड है। आज़ादी का 75 वर्ष हम लोग पार कर चुके हैं और तमाम समृद्धियां हमारे खाते में जुड़ी हैं और जुड़ने वाली हैं। तो इसको उन्होंने इस रूप में लिया है जो मोदी जी का मिशन है। इस बजट को अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें यह स्पष्ट है कि आर्थिक और सामाजिक पहलू के जितने भिन्न भिन्न आयाम हैं, उन सारे आयामों में किस प्रकार से स्टेबल प्रगति हो, स्थिर प्रगति हो, प्रगतिशीलता दिखाई पड़े, उपलब्धियां सामने हों और आने वाली चुनौतियों का समाधान हो सके, निर्मला सीतारमन ने इसको समाहित करने की पर्याप्त कोशिश इसमें की है। सर, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, आप जैसा बता रहे हैं कि आर्थिक सामाजिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर, हर बिंदु को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन जो आप देख रहे हैं पिछले वर्ष का अगर हम लोग तुलना करें तो पिछले वर्ष जो आपका राजकोषीय घाटा का अनुमान था वो 6.4 था। उसको इन्होंने कहा है कि इस बार हम लोग राजकोषीय घाटा को 5.9 करेंगे। लेकिन जैसा कि आप भी पहले कहा करते थे कि 3% से नीचे होने को ही इसको कहा जाता है। राजकोषीय घाटा जब 3% से नीचे हो तो उसे उचित माना जाता है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिएगा तो आप 14 के बाद से क्रमिक आप देखिएगा तो राजकोषीय घाटा बढ़ करके 8% तक चला गया था। घटते 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 धीरे धीरे उसमें क्रमिक घटोतरी हो रही है और पिछले वर्ष 6.4% जो था, इस वर्ष अगर 5.9% की बात कही जा रही है
तो यद्यपि यह आर्थिक मामलों में बहुत हद तक समीचीन नहीं कहा जाएगा, फिर भी प्रगति तो रेखांकित इसमें हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें वृद्धि हो रही है तुलनात्मक दृष्टि से। और उन्होंने जो बताया है कि हम कुछ वर्षों में ही 5% को अचीव कर लेंगे, उस ओर एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं इस पर आगे 2 मिनट के बाद इसको स्पष्ट करूंगा, जब मैं उस पर आऊँगा कि इनका राजस्व प्राप्तियाँ कितना है, इनके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं, खर्च कितना है, प्लान इनका कितना है, तो उसमें हम यह बात स्पष्ट होगी कि क्या ये 5.9% को घटा पाएंगी या फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपको याद होगा कोविड पीरियड में जो बजट आया था, उस समय एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा फोकस किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। इसके पीछे यह विजन दिया गया था, यह कहा गया था कि जब लघु सूक्ष्म उद्योग को हम बढ़ावा देंगे तो जो रोजगार सृजन होगा उससे, वो इस कोविड पीरियड में एक देश के विकास में वो काम करेगा। लेकिन अब जो सामने आ रही है बातें, जैसा कि विपक्ष भी इस मामले को उठाता रहा है कि एमएसएमई सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए जो उस समय दिए गए थे, उसके बाद अब की स्थिति ये हो रही है कि फिर उसमें छूट देने की बात आ रही है। असल में है क्या कि एमएसएमई कई बिंदुओं से प्रभावित होता है, और यदि सारों पर चर्चा कीजिएगा तो आपको लगेगा कि एमएसएमई को जितना समर्थन बाहर से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो आगे भी उसमें काम करने की बड़ी ज़रूरत है, और एक बहुत बड़ा जंक्श है युवा वर्ग का उद्यमिता विकास के क्रम में उस ओर आकर्षित हो रहा है। तो उसको एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने, एम्प्लॉयबिलिटी के साथ जोड़ने, उद्यमिता विकास के साथ जोड़ने, विदेशी निर्यात के साथ जोड़ने के लिए हमको सब्सिडाइज करना बहुत ज़रूरी है, और कर छूट देना भी ज़रूरी है। फिर उसको रॉ मटेरियल में भी समर्थन की ज़रूरत है, और अन्य मामलों में भी यदि संभव हो रैशनलाइजेशन की आवश्यकता है। एक युवा होने के नाते जो मुझे समझ में आया कि 2-3 चीजें जिस तरह से अभी के आज के बजट में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि युवाओं को 3 साल तक 47 करोड़ युवाओं को 3 वर्षों तक जो है सो हम कोई काम न होने पर उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था करेंगे, भत्ता वगैरह का। इसके अलावा जो अभी जो स्टार्टअप की योजना जो उन्होंने शुरू की, स्टार्टअप के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार राशि मुहैया कराएगी। तो क्या ये लगता है कि जो बेरोजगारी की बोझ देश पर बढ़ रही है उसके लिए कारगर साबित होगा? आपने देखा होगा पहले भी इस दिशा में सरकारों ने कुछ काम किया है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। इसका कारण था कि उनके पास इसका समेकित इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया था। आज जिस गति से प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि हम युवा को उद्यमिता विकास से जोड़ करके ही एम्प्लॉयबल बना सकेंगे और राष्ट्र के लिए एसेट तैयार करेंगे युवा शक्ति को, क्योंकि भारत ही एकमात्र विश्व में एक ऐसा देश है जिसके पास मैक्सिमम आबादी युवकों की है। आज जिस तरह से अन्य देशों की, मैं नाम नहीं चर्चा लेना चाहता हूँ, चीन वगैरह की जो आबादी की स्थिति हो रही है, उनके पास वर्किंग हैंड्स की बहुत बड़ी कमी होने जा रही है। दूसरी ओर हमारे पास इतना हैंड्स है कि हमारे पास काम का अभाव हो रहा है। बिल्कुल। तो हमको ऐसी परिस्थिति में छोटे छोटे काम क्रिएट करके, जो एमएसएमई से ही संभव है, जो सर्विसेज सेक्टर से ही संभव है। मान लीजिए हमारे पास 1 लाख मैसन अगर तैयार हो जाए, आप अगर गांव में कहीं घर बनाना हो आपका छोटा सा, या शहर में ही काम कराना हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैसन बढ़िया नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास वैसे वर्किंग हैंड्स की इतनी ज़रूरत है। जो अभी दूसरे सेक्टर में जब आइएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आइएगा, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की क्या स्थिति है? मोनोपोलाइजेशन है। बिल्कुल। आपको एक स्कूटर मरम्मत कराना है तो तुरंत आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, आपको 2 दिन के लिए गाड़ी छोड़ देनी होती है, और नहीं तो जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनसे आप जैसे तैसे उल्टा सीधा करा लेते हैं। तो मेरा कहना है कि हमारे पास स्किल के क्षेत्र में अभी इतनी आवश्यकता है कि अगर सारे पॉपुलेशन को, सारे युवा पॉपुलेशन को हम उसमें लगाएं तो हमारे पास काम की कमी नहीं है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, जो मैं देख रहा था ऊपरी तौर पर,
कि पूंजीगत निवेश व्यय को 33% बढ़ा करके 10 लाख करोड़ रुपया किया गया है जी। और वही कहा जा रहा है कि ये जीडीपी का 4.5% है। तो पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा निर्मला सीतारमण? पूंजीगत व्यय अगर नहीं बढ़ेगा तो आप जो बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या देख रहे हैं, मार्केट की इतनी बड़ी समस्या देख रहे हैं, व्यावसायिकता की इतनी बड़ी समस्या देख रहे हैं, उसका समाधान कैसे होगा? आपको कहीं ना कहीं तो फेंकना होगा ना। तमाम सेक्टर्स हैं, अगर देखिएगा तो सर्विस सेक्टर है, व्यावसायिक सेक्टर है, उद्यमिता सेक्टर है, पशुपालन सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, पर्यटन सेक्टर है, जहाजरानी सेक्टर है। इन सब में हमको निवेश की ज़रूरत है। चाहे आप बाहर से ला के कीजिए, चाहे आप अपने सेविंग से कीजिए, चाहे मार्केट बोरोइंग से कीजिए, और चाहे आप नेशनल सेविंग से कीजिए, लेकिन कहीं से तो आपको करना होगा। और नहीं तो फिर ये फौज जो है हमारी, बेरोजगार हाथ जो हैं, ये आखिर क्या करेंगे? ये आपके नेशनल समृद्धि में सहायक नहीं हो पाएंगे। एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया था बजट में। बजट के सप्तऋषि, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। बजट के सप्तऋषि हैं समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। जी। जैसा कि आपने ही बताया, इन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। जो अभी देश का जो ट्रेंड चला हुआ, जो आर्थिक मंदी के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा, उसके लिए इस क्षेत्र को फोकस करना अनिवार्य है। लेकिन इस बीच में जो देखा जा रहा है कि किसानों को लेकर के, जो जैविक खेती को लेकर के अभी केंद्र सरकार ने लगभग 20-25 हजार करोड़ रुपए का अलग से व्यवस्था करने का प्रावधान किया है। ये कितना उपयोगी दिख रहा है? क्योंकि हमेशा हम लोग इस चीज को झेल रहे हैं कि सूखा में फसल खत्म हो गया तो बाढ़ में फसल खत्म हो गया। तो ये जो हरित विकास के क्षेत्र में, जो उनका कृषि के क्षेत्र में जो उनका एक ये है कि हम जैविक खेती को बढ़ावा देंगे, ये कितना उपयोगी होगा अभी के दौर में? क्योंकि पूरा का पूरा कृषि जो हम लोगों का है वो खाद पर, और वो जो बीज आता है आजकल, क्या कहते हैं उसको, जो बीज क्रॉस ब्रीड जो आ रहा है, बीज में आ रहा है, उसको उस पर केंद्रित हो चुका है। अभी मैंने अभी कहा कि अगर हमको एम्प्लॉयबिलिटी लानी है देश में और हर युवा को एम्प्लॉयबल बनाना है, तो हमें सेक्टर्स को विनिर्धारित करना होगा। हमको देख करके आज बजट स्पीच में जब सुन रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है, टॉप प्रायोरिटी दी है। और वो समझ गए हैं प्रधानमंत्री जी कि अगर 80 करोड़ निर्भरता वाले कृषि क्षेत्र को आप समृद्ध नहीं कीजिएगा, भारत समृद्ध नहीं हो सकता है। तो भारत समृद्ध नहीं होगा। उसमें उन्होंने क्या किया? कृषि बागवानी विकास के लिए अलग पैसा निहित किया, मत्स्य पालन के लिए अलग किया, सेरिकल्चर के लिए अलग किया, हॉर्टिकल्चर के लिए अलग किया, पशुपालन के लिए तमाम संसाधन उसमें उन्होंने बढ़ाया, मुहैया कराया। और ये एक तरह से मिशन मोड में इसमें काम करने का उन्होंने संकल्प लिया है। जैसे इसको देख करके ऐसा लगता है कि न केवल जैविक क्षेत्र बल्कि तत्काल आवश्यकता के अनुकूल उत्पादन के योग्य हमारी कृषि बनी रहे, इसके ऊपर भी उन्होंने फोकस किया है। आज आपको ताज्जुब होगा सुन करके कि हम दुनिया में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देश हैं और निर्यातक देश हैं सेकंड में। हम दूसरा निर्यातक देश हैं 140 करोड़ को खिलाने के बाद। ये ताज्जुब है, ये अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है हमारी कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इस अमृत काल तक पहुँचते पहुँचते समावेशी अर्थव्यवस्था और सशक्त कृषि उद्यमिता को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुल मिलाकर के आज वर्ल्ड में प्रथम उत्पादक और द्वितीय सप्लायर बन गए हैं। इसका नतीजा क्या है कि 80 करोड़ को बैठा करके मैंने मुफ्त भोजन 2 साल से खिलाया जा रहा है और आज से 1 साल के लिए बढ़ गया। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, ये चलेगा, क्योंकि यदि हम इस मामले में सरप्लस जब तक नहीं हो जाएंगे अपने उद्यमिता के आधार पर, तब तक तो इसको चलाने की मजबूरी हो जाएगी ना। इसलिए इतना बड़ा काम जो भारत कर रहा है, मैं नहीं कहूँगा कि दूसरे देशों की क्या स्थिति है, वो आप व्यूअर्स हमारे जानते हैं,
लेकिन कृषि एवं सहकारिता का एक नया जो प्रकल्प शुरू हो रहा है, आप ताजुब कीजिएगा, पहले कृषि और सहकारिता में समन्वय का अभाव दिखता था। ठीक है, बीच बीच में काम इसमें होते रहा है, लेकिन अभी जो कृषि एवं सहकारिता में जो बहुत बड़ी बात उत्पन्न हो रही है, कृषि वर्धक निधि, कपास फसल की उत्पादकता बढ़ाना, आत्मनिर्भर बागवानी, मिलेट को श्री अन्न के रूप में घोषित करना और भारत मोटे अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए और पोषक तत्व के रूप में विकसित करने के रूप के मामले में इतना आगे आ रहा है। आज आपको आश्चर्य होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकार किया है और उसमें भारत की ही पहल पर यह हुआ है कि मिलेट को ये मोटा अन्न वर्ष माना गया है और मिलेट को, उसी के साथ कृषि ऋण, सहकारिता ऋण, इन सबों पर भी प्रधानमंत्री ने इसमें बल दिया है। और ये सारी चीज़ें आप अगर अध्ययन करें तो जो 2047 का मोदी का जो भारत के लिए जो विजन टारगेट है उसके क्रम में हो रहा है। अभी और कृषि में इनपुट दिया जाएगा। ये जो बजटरी प्रोविज़न के अतिरिक्त भी मुझे लगता है कि जो कृषि का प्लान है उसमें सरकार को कहीं ना कहीं से उसके लिए मार्केट बोरोइंग से जैसे भी हो निवेश के माध्यम से उसको और बढ़ाने का उपाय कीजिए। उदाहरण स्वरूप अभी जेटली जी एक दिन बोल रहे थे तो मैंने सुना तो मुझे बड़ी मैंने खुशी हुई कि जिस पराली के जलाने से आधा हरियाणा, पूरा एनसीआर क्षेत्र पॉल्यूशन से माने पीड़ित है, उस पराली के प्रोसेसिंग के लिए वो तेज़ी से प्लांट बैठा रहे हैं। अब मान लीजिए पराली का अब 2000 मीट्रिक टन वो किसान को मिल जाएगा। आपको याद होगा गांव में हम लोगों के यहाँ धान का पुआल रखा जाता था, पुजवट बना करके, फेंक नहीं दिया जाता था, जला नहीं दिया जाता था, पशु खाते थे। आज पशु हैं नहीं तो खाएगा कौन? तो हरियाणा पंजाब के किसानों के सामने समस्या है कि वो रखेंगे क्या करेंगे, धान की उपज खूब हो रही है। तो अगर उसका प्रोसेसिंग बढ़ा करके मान लीजिए डिफरेंट क्षेत्रों में हम उसका क्या कहते हैं अभिनवीकरण करते हैं तो वह भारत के लिए एक बड़ा एसेट होने जा रहा है। तो वह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कृषि में निवेश हुआ, पैसा तो किसान के पास आएगा। तो इसी तरह से कई चीज़ें आने वाली हैं जो अगले आपको वर्षों में समझ में आएंगी कि भारत में जो लेट डाउन किया जा रहा है उद्यमिता विकास का प्रक्रम, वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मल्टी क्या कहते हैं डायमेंशन प्रगति की ओर ले जाएगा। एक सवाल एक आ रहा था कि रेलवे में जो है सो वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है कि रेलवे के क्षेत्र में जो है तो हम इनका बजट अभी किया गया है 2.4 लाख करोड़, जो सबसे बड़ा आवंटन अब तक का है 2014 के बाद से। जी। और इसके बाद लेकिन जो रेलवे के की शिकायतें जो लगातार आम होते जा रही हैं, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये हो गए, लगातार सभी ट्रेन को स्पेशल ट्रेन घोषित करके उसको फ्लाइट की तरह टिकट उसका बुक कराया जाता है। तो जनता पर बोझ करने की कोई नीति है या नहीं है इस बजट में? मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए इस संदर्भ में एक लाइन कहना चाहूँगा कि आप एक और एक्सीलेटर से ऊपर जा रहे हैं, एक और टैक्सी सर्विसेज आपको प्लेटफार्म पर भी मिल जा रही है, एक और आपको हाईटेक इंस्टीट्यूशंस रेल में खड़े हो रहे हैं, आपको एक और ट्रेनें चाहिए हवाई जहाज़ की गति से चलने वाली। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए पैसे तो चाहिए ही, आएगा कहाँ से? जी। जब रेल सेपरेट बजट हुआ करता था तब तो भी आपको याद होगा कि रांची में एक शेड नहीं था, तो मुझे याद है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस पर आदेश दिया था कि भाई यहाँ एक शेड बना दीजिए जल्दी से। जी, बीके गुप्ता का ऑर्डर। हाँ, कलकत्ता में हमको दिक्कत हो रही है कलकत्ता जाने आने में। तो मेरा कहना है कि एक शेड के लिए जो रांची तरस रहा था, आज रांची में कई चीज़ें नई बन गई हैं और धीरे धीरे भाई सेवाएं बढ़ेंगी तो शुल्क तो बढ़ेगा, लेकिन हाँ शुल्क और रैशनलाइजेशन के माध्यम से महंगाई को रोकथाम के लिए इस बजट में आपको क्या संसीमित किया जाना चाहिए। देखिए, महंगाई के रोकथाम
के लिए बाज़ार में उपभोक्ता के पास पैसा आवे और उस पैसे का ट्रांजैक्शन बाज़ार के माध्यम से अधिक हो तो महंगाई में विनियमन होता है। प्रयास तो इसमें किया गया है कि पैसा जब पब्लिक के पास आएगी तो स्वाभाविक मार्केटेबल राशि बाज़ार में जाएगी और उससे जो है सो बाज़ार थोड़ा ही होगा, स्कार्स नहीं क्रिएट होगा। लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा अभी आशान्वित नहीं हूँ क्योंकि बाज़ार आज के तारीख में कई वैश्विक मूल्यों पर आधारित हो गया है। केवल भारत चाह कर की भी बहुत सारे चीज़ों में नियंत्रण करना उसके लिए कठिनाई हो रही है। इसलिए बहुत हद तक प्राइस डाउन हो जाएगा, इसका मुझे भरोसा इस बजट से नहीं है। हाँ, रैशनलाइजेशन रहेगा, समतोलीकरण रहेगा, बाज़ार नियंत्रण रहेगा और विभिन्न क्षेत्रों में जो निवेश में बढ़ोतरी हो रही है उससे एक विनियमन होगा। दर्शकों की जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है कि पूरे निर्मला सीतारमण के पूरे 1.5-2 घंटे के बजट भाषण में अगर सबसे ज्यादा तालियां किसी बात पर बजी तो वो था इनकम टैक्स में जो स्लैब था, इनकम टैक्स स्लैब का बदलाव। 5 लाख तक पहले टैक्स फ्री थे लोग, 5 लाख तक आय वाले लोग, अब उसे बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। ये 24 का असर है या क्या, ये भी बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि पिछले 8 वर्षों में टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन 24 के मोड में आने से पहले, देश को 24 के मोड में आने से पहले जो निर्मला सीतारमण ने ये वान चलाया है, इस वान का क्या असर होगा ये तो अगले वर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन इसे आप क्या देख रहे हैं, ये जो अभी टैक्स स्लैब बढ़ाए, क्योंकि 5 करोड़ लोग सीधे टैक्स देने वाले हैं देश में, जो हमारे पास जानकारी है 5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। 5 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने जो ये 2 लाख रुपया बढ़ा दिया है टैक्स स्लैब में, उनको टैक्स नहीं लगेगा, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इसकी पूर्व व्याख्या में ही इस प्रसंग में आपने बहुत सारी बातें कह दी। मेरे कहने के लिए आपने छोड़ा क्या है? आपने यह भी कह दिया कि पिछले 5-6 वर्षों से इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई है। आपने यह भी कह दिया कि मात्र 5 करोड़ लोग ये प्रत्यक्ष करदाता हैं। आपने यह भी बता दिया कि जो छूट है वो मात्र, खैर इसको हम सांकेतिक नहीं कहेंगे, अच्छी छूट है, लेकिन बाज़ार पर इसका क्या असर होगा और लोगों की जेब पर क्या असर होगा जी। हम इसको सकारात्मक पहल मानते हैं और एक अच्छी बात मानते हैं कि चलिए देर से ही सही वित्त मंत्री ने एक घोषणा की और करदाताओं में को छूट के प्रति आश्वस्त किया। और लेकिन अगर आप इसको लाभ के तराजू पर तौलेंगे तो प्रत्येक सेक्टर में, जैसे 0 से 3 लाख को क्या लाभ हुआ, 3 से 6 लाख वालों को कितना प्रतिवर्ष लाभ होगा, 6 से 9 लाख वालों को क्या होगा, 9 से 12 वाले को क्या होगा, और 15 लाख पर जाके ये चीज़ें स्टेगनेट कर जा रही हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको 30 लाख मिलता है तो क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं है। यह भी तो विचार का विषय है जी। तो करदाता तो वो है, मेजर करदाता है जी। तो हमने छोटे करदाता, लघु करदाता, मध्यम श्रेणी के करदाता के जेब को थोड़ी राहत तो पहुंचाई, लेकिन बड़े करदाता तो वंचित रह गए। जी। दूसरी बात कि सरचार्ज के बारे में बहुत हद तक इसमें क्लियर नहीं किया गया है। तो जो क्लियर नहीं है उसमें हमको लगता है कि सरचार्ज यथावत रहेगा। जी। तो जो 20 लाख से ऊपर वाले, 15 लाख से ज़्यादा वाले जो 30% कर देते हैं, वो ऊपर से 1 या 1.5% जो भी सरचार्ज है वो भी देने को प्रतिबद्ध हैं। मान लीजिए कि एक IT पर्सनल है, वो 40 लाख रुपया महीना पाता है, तो वो उसे तो निराशा होगी देख करके। जी। और तो IT का युग चल रहा है और IT युग है, IT के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। IT कंपनियां ही रोजगार के क्षेत्र में पढ़े लिखे युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि भारी पैमाने पर उसमें नौकरी मिल जाती है।
मुझे थोड़ी इसमें निराशा हुई कि निर्मला जी को इसमें भी थोड़ा सा समर्थन देना चाहिए था। और एक दो लोगों का तो फ़ोन मुझे आया तो लोग बड़े निराश हुए कि नहीं। उनके स्पीच को अगर आप सुने, उन्होंने कहा था कि 2002 में सबसे ज्यादा सैलरी होगी, मतलब सबसे अधिकतम सैलरी मिलता था 30,000 रुपये लोगों को महीने का, और अभी वो बढ़ करके 3-3.5 लाख रुपये हो गए हैं जो उनका था। तो वो क्या वही आकलन करके तो वो नहीं किए हैं कि जो सरकारी सेवकों का जो वेतन है उसको आकलन करके उन्होंने कर दिया, उन्होंने उन क्षेत्रों को नहीं टच किया जो आज उनके सबसे बड़े करदाता हो चुके हैं। देखिए है क्या कि अभी आपने एमएसएमई की बात कही जी। एमएसएमई में समर्थन का हम 100% समर्थन करते हैं। उद्यमिता विकास में जितना आप इन्फ्लो डालिए हम कृषि के लिए हम करते हैं। लेकिन उम्मीद कीजिए कि जो लड़का 50 लाख रुपया सैलरी पाता है उसका 5 दूनी 10 कितना होता है 30% इसका 15 लाख, उसका 15 लाख चला गया तो उसकी सैलरी कितना हुई 35 लाख। 35 लाख में वो सारा कर देता है, 1.5% सरचार्ज भी देता है, उसके बाद 1.5% सरचार्ज देता है तो कुल मिला करके उसकी सैलरी कितना आ गई 32 लाख 32 लाख पर आगे टिक गई। तो कहने के लिए वो 50 लाख का पैकेज पाता है और उसको सैलरी मिलती है 32 लाख। क्या विडंबना है। तो वो जो हम लोग बात कर रहे थे टैक्स स्लैब वाले में, तो जैसा कि आपने बताया कि जो निम्न आय वाले मध्यम आय वर्ग वाले लोग हैं उनको तो फायदा दिख रहा है, लेकिन जो उच्च आय वाले जो 12 लाख 15 लाख से ऊपर 15 लाख से जो ऊपर हो गए हैं उनको इसमें कोई फायदा नहीं मिला है। देखिए है क्या कि अगर समेकित रूप से करों में छूट मिलती है तो चूंकि बाजार में वो भी जाते हैं इसलिए उनको लाभ उसमें होगा अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो प्रत्यक्ष कर है उसमें उनको लाभ हो रहा है ऐसा नहीं कहा जाएगा। रही बात अन्य करों में किस प्रकार से रेशनलाइज करके सरकार छूट दे करके समग्र उपभोक्ता समाज को लाभ देने जा रही है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि सरकार लोगों की जेब तक बाजार में खरीदारी के लिए सक्षमता लाने हेतु कौन कौन सा कदम उठाती है। आपकी जेब में पैसा आएगा तभी आप कपड़ा खरीदिएगा, जेब में पैसा आएगा तभी आप अन्य चीज़ों के ऊपर खर्च कीजिएगा, कुछ आवश्यक चीज़ों को छोड़ करके। इसलिए मार्केट को संतुलित करने के लिए उपभोक्ता के जेब में पैसा आना भी ज़रूरी है, चाहे वो कर में छूट के तहत ज़रूरी हो, चाहे सर्विसेज से होने वाली आय से ज़रूरी हो, या सेवाओं में मिलने वाली राहत से ज़रूरी हो। अंतिम सवाल है कि ओवरऑल कम शब्दों में इस बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? वर्ष 2023-24 का बजट कई मामलों में विशिष्ट बजट है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग इसको 2024 के चुनाव से जोड़कर देखते हैं, जो सर्वथा समीचीन नहीं है। भारत जैसे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैचारिक चिंतन के देश में जीवन का बहुत शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए राष्ट्र के प्रकल्प में सोचने वाला नरेंद्र मोदी ये नहीं सोचेंगे कि हमको मात्र चुनावी दृष्टि से ही बजट बनाना है या इसको प्रस्तुत करना है। मेरी समझ से या मेरी मान्यता है, ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि मोदी के समक्ष राष्ट्र का एक बृहत्तर भविष्य सामने खड़ा है और उसके पृष्ठभूमि में ही वो हर वर्ष के बजट को लेकर के आते हैं और उसके आलोक में काम करते हैं। अभी मैंने 247 के विजन के बारे में आपसे चर्चा की, 2047 के कि 2047 के विजन पर वो काम कर रहे हैं, प्रशासनिक रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं, किस प्रकार से ओरिएंटेशन हो पब्लिक का और पब्लिक की ओर हो गवर्नेंस का, इस पर वो काम कर रहे हैं। तो ये बड़े दृष्टि की चीज़ है। तो मेरी समझ से इसमें भी जैसे कृषि को अगर हम ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाएंगे, पर्यटन को ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाएंगे, रेल में सर्विसेज को ज़्यादा बनाएंगे, डॉक्स को खड़ा करेंगे, 50 अगर हवाई जहाज़ बनाएंगे, हवाई अड्डे बनाएंगे, आधारभूत संरचना में
दुगना तिगुना पैसा अगर निवेश करेंगे तो आर्थिक रूप से कहीं न कहीं हमें स्ट्रेन तो झेलना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा कि बजटरी प्रोविज़न में पूरा फ्रीक्वेंसी रखी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि हम मार्केट से पैसा, निवेश के माध्यम से पैसा जुटाने का प्रयास करेंगे और इसके बजट घाटे को, फिस्कल डेफिसिट को या राजस्व घाटे को हम संपूरित करेंगे। मेरी दृष्टि में बजट बहुत ही सार्थक, समीचीन और भविष्य उन्मुखी बजट है। कहीं न कहीं किसी न किसी को थोड़ी चोट तो लग ही जाती है, रहती ही है, लेकिन हाँ तब है कि सबों को छूने का प्रयास उन्होंने किया है। धन्यवाद। 140 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में सबको खुश करना किसी के बूते की बात नहीं है, किसी सरकार के बूते की बात नहीं है। हालांकि 8 वर्षों से जिसका इंतजार था उसे तो सीतारमन ने पूरा किया, टैक्स स्लैब में आयकर में छूट को बढ़ाकर 5 लाख को बढ़ाकर 7 लाख करके। लेकिन इसके अलावा जो मूल सेक्टर है भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, ऐसे हेल्थ सेक्टर है, स्कूलिंग का जो शिक्षा का सेक्टर, इन सारे सेक्टर में वित्त मंत्री ने ध्यान दिया है और खास करके वैसे तबकों को ध्यान दिया है जो वर्षों से आजादी के अमृत काल में भी आज भी वो हाशिए पर जी रहे हैं, वो ट्राइबल समाज के लोग हैं। उसके लिए जो एकलव्य विद्यालय में 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही है, ये भी काफी हद तक आवश्यक था, क्योंकि लगातार ये एकलव्य विद्यालय की परिकल्पना भी प्रधानमंत्री मोदी की ही थी और उन्होंने अब तक जो पूरे हर देश के हर प्रखंड में, देश के हर प्रखंड में जो है सो लाने का एकलव्य विद्यालय देने की बात कही थी, उस पर भी काम हो रहा है और 38,000 शिक्षकों की अब नियुक्ति की बात भी कही गई है। इसके अलावा कई चीजें हैं जिस पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है और आगे इस पर और भी बातें सामने आएंगी। फिलहाल अब तक जो बजट की जो चीजें आई थी और जैसा कि श्री अयोध्यानाथ मिश्र जी ने बताया कि ये समीचीन है, देश के हित के लिए विजन 2047 को ध्यान में रखकर जो तैयार किया गया है, वो इसके लिए आवश्यक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को और कैसे सशक्त किया जाए, इन सारे बिंदुओं पर बजट में ध्यान दिया गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ विंग। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. Delhi Public School, admission going on, nursery to class 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।